तो हम लोग पिछले लेक्चर में फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ रहे थे और फ्री रेडिकल टॉपिक के अंदर में जिस चीज के बारे में पढ़ रहे थे वो चीज होता है, क्या जानते हो? वो होता है बॉन्ड एनर्जी के बारे में। और हम एक लाइन बार बार रिपीट कर रहे थे कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के बाद बना फ्री रेडिकल, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के बाद बनने वाला फ्री रेडिकल अगर स्टेबल हो तो उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए, CH2 ये H, फिर CH, मान लो इस H को भी ऐसे एक्सपेंड करके बाहर की तरफ दिखा दिए हैं, इस H को भी ऐसे दिखा दिए हैं, डबल बॉन्ड CH और यहां भी H दिखा दिए हैं। मान लो इसको H1 कर दिए हैं, इसको H2 कर दिए हैं, इसको H3 कर दिए हैं। हम लोग को पूछा जाए कि इन तीनों हाइड्रोजन में कौन सा का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा, तो ये चीज हम लोग बता सकते हैं। देखो तो, अरे बेटा यहाँ पर ये बॉन्ड टूटने के बाद बना फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा? रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। रेजोनेंस हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी कम है। यहां ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन का फ्री रेडिकल है, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन का फ्री रेडिकल है। डबल बॉन्डेड कार्बन पर फ्री रेडिकल कतई स्टेबल कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पास एक लग्जरी है मिथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट। मिथाइल ग्रुप का क्या चीज? इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि इसके पास बिल्कुल नहीं है। अरे बेटा दूसरे नंबर पर बॉन्ड एनर्जी किसका होगा? H2 का। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका होगा? माने इसको अगर बॉन्ड एनर्जी के आधार पर हम लोगों को सजाना हो तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगा किसका? H3 का, फिर हो जाएगा H2 का, फिर हो जाएगा किसका? H1 का हो जाएगा। ये हम लोग फ्री रेडिकल में बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। अब सुनो, हम चर्चा करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कौन कौन सा रिएक्शन दिखा सकता है? रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल। अरे बेटा फ्री रेडिकल बहुत सारे रिएक्शंस में इन्वॉल्व, बहुत तरह की वैरायटी के रिएक्शंस दिखा सकते हैं। हम उसमें से कुछ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला तरह का रिएक्शन जो कोई फ्री रेडिकल दिखाता है, जैसे मान लो कहीं पर ये इथाइल फ्री रेडिकल बना और बर्तन में इस तरह के फ्री रेडिकल बहुत सारे हैं, तो सबसे पहला तरह का रिएक्शन जो ये दिखा सकता है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में दिखाएगा कि दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ गए और वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। वो कन्वर्ट हो गए क्या चीज में? एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी चीज का है। अगर कहीं पर रिएक्शन के दौरान फ्री रेडिकल बना है तो पहली जो पॉसिबिलिटी वहां हो जाती है वो ये हो जाती है कि दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाए, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है बेटा, जानते हो फ्री रेडिकल जो होता है ना वो डिस्प्रपोर्शनेशन में भी इन्वॉल्व होता है। कौन सा शब्द हमने बोला? डिस्प्रपोर्शनेशन। अरे बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन होता है ऑटोरोडॉक्स, माने दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग, एक ही तरह के दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग ले, एक ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरा क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, तो इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज? डिस्प्रपोर्शनेशन, या इसी को ऑटोरोडॉक्स भी बोलते हैं। तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि ये फ्री रेडिकल अपने ही जैसे दूसरे फ्री रेडिकल के साथ जाकर कोलाइड किया, उसका हाइड्रोजन छीनकर ये खुद को एल्केन में बदल ले। ध्यान देना, उसका हाइड्रोजन छीनकर ये खुद को बदल ले क्या चीज में? एल्केन में बदल ले। आप उसको बदल दे क्या चीज में? एक फ्री रेडिकल ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये दोनों यहाँ पर क्या चीज में बदल जाए? डबल बॉन्ड के रूप में बदल जाए। तो ये भी हुआ करता है, माने पहला वाला मॉलिक्यूल बदल गया है अल्कीन में और दूसरा वाला मॉलिक्यूल बदल गया है क्या चीज में? अल्कीन में। तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी दिखाते हैं। याद रखना, अगर आप लोग टारगेट बैच में हैं, थोड़ा सा भी ऊर्ज रिएक्शन के बारे में नाम सुने हो,
थोड़ा सा भी एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग क्या रिएक्शन बोलते हैं बेटा? ऊर्ज रिएक्शन बोलते हैं। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है? ऊर्ज रिएक्शन पता है ना आप लोगों को होता क्या है? ऊर्ज रिएक्शन में होता क्या है कि किसी भी अल्काइल हैलाइड को अगर हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दें ईथर एज ए सॉल्वेंट लेकर, क्या लेकर? ईथर एज ए सॉल्वेंट लेकर, तो हायर अल्केन बन जाता है। जानते हो बेटा उसमें होता क्या है? ऊर्ज रिएक्शन में जो एक अल्काइल हैलाइड है वो बदल जाता है फ्री रेडिकल में। जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो बदल जाता है क्या चीज में? फ्री रेडिकल में। तो दो ठो फ्री रेडिकल मिलकर हायर अल्केन बन गया। लेकिन ऊर्ज रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट के रूप में, ऊर्ज रिएक्शन में माइनर प्रोडक्ट के रूप में छोटा वाला एल्केन और छोटा वाला एल्कीन भी बना करता है। ये याद रह गया सभी लोगों को? ऊर्ज रिएक्शन में माइनर प्रोडक्ट ये बनता है, ये चीज याद रहेगा? अरे बेटा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी जो चर्चा कर रहे हैं कि ऊर्ज रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट के साथ और क्या क्या बनता है, ध्यान में रखना। तो फ्री रेडिकल का जो दूसरा रिएक्शन होता है वो ये भी होता है कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाए। जानते हो बेटा फ्री रेडिकल चेन प्रोपागेशन भी दिखाता है। फ्री रेडिकल क्या दिखाता है? चेन प्रोपागेशन भी दिखाता है। जैसे मान लो कहीं पर क्लोरीन फ्री रेडिकल मिला और यह जाकर इथेन के साथ टकराया, उसका एक हाइड्रोजन लेकर ये खुद को बदल लिया एक्सीएल में, आप उसको बदल दिया क्या चीज में? ये इथाइल फ्री रेडिकल में बदल दिया। तो एक फ्री रेडिकल किसी मॉलिक्यूल के साथ जाकर टकराकर एक नया फ्री रेडिकल, एक नया न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी बनाता है। ये काम भी फ्री रेडिकल्स करते हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान में आया था, क्या चीज? कि फ्री रेडिकल्स जो होता है वह एल्कीन के पॉलीमराइजेशन में भी इन्वॉल्व होता है। फ्री रेडिकल्स जो होता है वो एल्कीन के पॉलीमराइजेशन में भी इन्वॉल्व होता है। जैसे मान लो यहाँ पर R कोई फ्री रेडिकल है और यह जाकर किसी अल्कीन के साथ इसका रिएक्शन करवा दो। ये R फ्री रेडिकल है, इसको किसी अल्कीन के साथ रिएक्शन करवा दो। अरे बेटा क्या होगा? यह जाकर दोनों में से किसी एक कार्बन पर अटैक करेगा, उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अपोजिट कार्बन पर क्या डेवलप हो जाएगा? ऑड इलेक्ट्रॉन। सब लोग ध्यान दे रहे हो हम जो बात बोल रहे हैं? ये फ्री रेडिकल जाकर यहाँ अगर अटैक करे, ये बॉन्ड बीच से टूट जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका मिलकर इसके साथ बॉन्ड बना ले, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन के कारण वहां पर क्या डेवलप हो जाएगा? ये ऐसा चीज नहीं डेवलप हो जाएगा CH2 फ्री रेडिकल, ये ऐसा चीज नहीं डेवलप हो जाएगा। देखो तो अच्छा, ये फिर से एक इसी तरह का फ्री रेडिकल बन गया है। अगर इसको फिर से एल्कीन मिल जाए, इसको फिर से अगर एल्कीन मिल जाए तो एक और बार अटैक करे एक नया फ्री रेडिकल, उसको फिर से एल्कीन मिल जाए तो फिर एक लंबा चेन नहीं बनते चला जाएगा। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होता है एल्कीन के पॉलीमराइजेशन का। पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे कार्बोकैटायन भी इन्वॉल्व होता है, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन भी होता है और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन भी होता है। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इस तरह से हुआ करता है। ये हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में? तो रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। इसके बारे में ध्यान रखना, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो डिसप्रोपोर्शनेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ तक ठीक ठाक? आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सुन ना बेटा, हम लोग अभी तक रिएक्शन इंटरमीडिएट में 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में देख चुके हैं। तो अभी तक हम लोग 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़े थे फ्री रेडिकल्स के, पहला पढ़े थे कार्बोकैटायंस के बारे में, दूसरा पढ़े थे कार्बेनायंस के बारे में, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा फ्री रेडिकल्स के बारे में, ठीक है। अरे बेटा मेन कहने का मतलब क्या? हमको सिलेबस में जितने रिएक्शंस पढ़ने हैं उनमें ज्यादातर रिएक्शन में यही फ्री रेडिकल्स देखने को मिलेंगे जिनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपेक्षाकृत कम रिएक्शनों में मिलता है। कौन कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? तो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो होगा कार्बीन, एक होता है नाइट्रीन और एक होता है बेंजाइन। इन तीनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इन तीनों के बारे में सबसे पहले जो आज हम शुरू करने चल रहे हैं उसका नाम होगा क्या चीज? तो उसका नाम होगा कार्बीन्स।
ठीक है। कार्बीन्स को ही कुछ जगहों पर मिथिलीन्स भी बोल दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली मिथिलीन्स और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। मिथिलीन अगर कहीं पर लिखा हुआ देखना कि रिएक्शन इंटरमीडिएट मिथिलीन, तो कार्बीन के तरह ही उसको भी ट्रीट किया जाए, ठीक है। जानते हो बेटा, कार्बीन जो होता है ना वो दो तरह का होता है। कार्बीन जो होता है वो कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग सिंगलेट कार्बीन, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। दूसरा होता है जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? ट्रिपलेट कार्बीन। जानते हैं, अगर कोई कार्बन हो और उस कार्बन के पास दो बॉन्ड पेयर हो, अगर कोई कार्बन हो और उस कार्बन के पास दो बॉन्ड पेयर हो और बचे हुए दो ऑर्बिटलों में एक ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली हो और एक ऑर्बिटल में लोन पेयर हो, एक ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो, इनको हम लोग बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन। और जानते हो, अगर दो बॉन्ड पेयर हो और दोनों ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, तो इस तरह के कार्बीन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? ट्रिपलेट कार्बीन। अरे बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के क्राइटेरिया पर अगर कसा जाए तो देखने से साफ साफ लगता है कि ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो नेचर में क्या हो जाएगा? पारामैग्नेटिक हो जाएगा। भालो बोलो ना, भालो तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? पारामैग्नेटिक। जानते हो बेटा, एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी शब्द कहीं सुनने को मिला है? इसके पहले कहीं सुने हो? हाँ या ना जल्दी से। बिल्कुल सुने हैं, और छोटा मोटा चीज नहीं है। हुंड्स रूल नाम सुने हो? अरे बेटा, हुंड्स रूल का पूरा नाम ही होता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल का पूरा नाम ही होता है क्या चीज? हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2 × समेशन ऑफ s + 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। सुनो ना भले इंसान, सुनो ना। यहाँ पर इस समेशन ऑफ s का वैल्यू कितना है? अरे बेटा, वो +½ वो -½ दोनों का सम कितना हो गया? 0। तो समेशन ऑफ s के जगह 0 रख, तो 2 गुना होने के कारण वो पूरा वैल्यू 0, ये 1 के कारण इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हो जाएगा? 1। माय डियर, अगर इसके स्पिन मल्टीप्लिसिटी का कैलकुलेशन करें तो फॉर्मूला तो हर साल के भांति इस साल भी वही होगा, 2 × समेशन ऑफ s + 1। और यहाँ पर ये +½ ये भी +½ दोनों का सम अगर हमने कर दिया, तो ये हो गया कितना? 1। अरे बेटा, ये अगर 1 हो गया है तो 2 × 1 + 1 ये कितना हो जाएगा? 3। ये टोटल कितना हो जाएगा? 3। जानते हो, अभी हमने एक लाइन बोला था। हमने क्या लाइन बोला था? कि जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। जिसके स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल हुआ करेगा, ठीक। अब सुनो ना, अगर आपसे पूछा जाए कि किसके स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू इस दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, अगर ये बात पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे? तो हम लोग जो देख रहे थे अभी तक वो ये देख रहे थे कि सिंगलेट कार्बीन का स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू 1 होता है और ट्रिपलेट कार्बीन का स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। और जानते हो बेटा, किसी भी चीज का, किसी भी आयन का या किसी भी एटम का स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू जिसका जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। आपसे पूछा जाए कि सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन में कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा, तो क्या जवाब दोगे? ट्रिपलेट कार्बीन जो हो जाएगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये जो होता है ये मोर स्टेबल कार्बीन होता है, और ये जो होता है वो लेस स्टेबल कार्बीन होता है। ये लेस स्टेबल होता है, कम स्टेबल कार्बीन होता है, ठीक है। ये कम स्टेबल है, बोले तो ज्यादा रिएक्टिव है। कम स्टेबल करने का मतलब क्या चीज? ज्यादा रिएक्टिव।
इसीलिए इसको हॉट कार्बीन भी बोल दिया जाता है, और ये ज्यादा स्टेबल होने के कारण इसको कोल्ड कार्बीन भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कोल्ड कार्बीन्स आर फॉर्म्ड, तो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि ई क्या बोला जा रहा है, कोल्ड कार्बीन। अरे बेटा, इसी को कोल्ड कार्बीन नाम से भी पुकारा जाता है और इसको हॉट कार्बीन के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज सुनना, अगर इन दोनों वैलेंसी से हैलोजन लगा हुआ हो, अगर कार्बन के दो नॉर्मल वैलेंसी से दोनों जगह क्या लगा हुआ हो, हैलोजन लगा हुआ हो, तो फॉर डाई हेलो कार्बीन, फॉर डाई हेलो कार्बीन, अगर दो हैलोजन वाला कार्बीन हो तो सिंगलेट वालों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा हो जाता है, ये CF2 कार्बीन ज्यादा स्टेबल होता है, और इसके पीछे दो ऐसे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सिंगलेट कार्बीन है। फिर CCl2 सिंगलेट कार्बीन ले लो, फिर CBr2 सिंगलेट कार्बीन ले लो, और फिर CI2 सिंगलेट कार्बीन ले लो। अगर आपसे पूछा जाए कि इन लोगों में कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल, तो CF2 वाला ज्यादा होता है CCl2 वाले से, CCl2 ज्यादा होता है CBr2 से, और CBr2 ज्यादा होता है किससे, CI2 से। जबकि ट्रिपलेट वाले कार्बीन में ऐसा ऑर्डर नहीं होता है। ट्रिपलेट कार्बीन वाले कार्बीन में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में दिखाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे सेम डायरेक्शन में, या कोई किताब एक ऊपर एक नीचे दिखाता है, बात एक ही है। इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो हो जाता है वो CF2 वाला सबसे कम, फिर हो जाता है CBr2 वाला, और फिर हो जाता है कौन सा Cl ना हो, ये Br लिख दिए, यहाँ पर दूसरे नंबर पर किसको होना चाहिए था, दूसरे नंबर पर होना चाहिए था Cl2 वाला, फिर CBr2 वाला, और फिर हो जाएगा कौन सा, फिर हो जाएगा कौन सा CI2 वाला, CI2 वाला जो हो जाएगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल। देखो, तो डाई हेलो कार्बीन में स्टेबिलिटी के ऑर्डर में थोड़ा सा अंतर दिखा, डाई हेलो कार्बीन में स्टेबिलिटी के ऑर्डर में थोड़ा सा अंतर दिखा है। देखो तो उसमें ज्यादा स्टेबल कौन वाला है, तो उसमें ज्यादा स्टेबल है फ्लोरीन वाला, जबकि इस कैटेगरी में ज्यादा स्टेबल है कौन वाला, आयोडीन वाला। सर ऐसा कैसे हो गया, वहां तो वो ज्यादा स्टेबल है जबकि वहां पर ये ज्यादा स्टेबल है, ये स्टेबिलिटी में अंतर होने का कारण क्या है। तो सुनना बेटा, आप लोग बैक बॉन्डिंग के बारे में तो जानते हो ना, बैक बॉन्डिंग क्या होता है ये तो समझते हो ना। सुनना, यहां पर अगर फ्लोरीन लगा दे, यहां पर बता रहे हैं सभी लोग ध्यान से देखना, इतना दूर में बता रहे हैं सभी लोग ध्यान से देख, यहाँ बताएंगे तो दिखेगा, दोनों फोन में दिख रहा है। अरे बेटा, अगर एक कार्बन हो और उस कार्बन से दो फ्लोरीन लगा हो, और वो कार्बन संयोग से कोई सिंगलेट कार्बीन वाला कार्बन हो, अगर ये सिंगलेट कार्बीन वाला कार्बन होगा, देन वन ऑफ द ऑर्बिटल विल हैव ए कंप्लीट डुएट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर एज अनदर ऑर्बिटल विल बी वैकेंट। ठीक है जी, अनदर जो होगा, दूसरा वाला जो होगा वो वैकेंट हो जाएगा। अब ये फ्लोरीन ने इस कार्बन को कहा कि सुन भाई कार्बन, एक तो तुमको ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तुमको कमी है इलेक्ट्रॉन का, और दूसरा हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं, हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड विड्रॉ करने वाले हैं, इससे तो तुम्हारी अनस्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। इस कार्बन ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे पास जो लोन पेयर है वह लोन पेयर हम इस खाली ऑर्बिटल में क्या करवा लेंगे, बैक बॉन्डिंग करवा लेंगे। ध्यान दिए, इसके केस में क्या हो गया, वो खाली ऑर्बिटल होने के कारण फ्लोरीन ने उसको क्या कर दिया, बैक बॉन्डिंग कर दिया। अरे बेटा, बैक बॉन्डिंग होने से इस कार्बन का तो ऑक्टेट ही ना पूरा हो गया। ये डाइफ्लोरोकार्बन क्यों ज्यादा स्टेबल है, ये बात समझ में आ गया। अगर मान ले यहीं पर कोई ट्रिपलेट कार्बीन होता, मान लो यहीं पर कौन सा कार्बीन होता, एक ट्रिपलेट कार्बीन होता यहीं पर, अगर ये ट्रिपलेट कार्बीन होता तो स्ट्रक्चर में अंतर कहां आता, एक इलेक्ट्रॉन यहां होता, एक इलेक्ट्रॉन यहां होता। अब अगर ये कार्बन चाहता भी कि इसके फ्लोरीन के लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग के द्वारा ले लिया जाए, तो क्या लगता है वो ले पाता उससे इलेक्ट्रॉन,
नहीं ले पाता। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का आप फायदा उठा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। फ्लोरीन तो अपना गुण और अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। अपने गुण के कारण, अपने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के प्रॉपर्टी के कारण वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। एक तो कार्बन का, मान इसके बारे में, ट्रिपलेट के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो कार्बन का ऑक्टेट यूं ही कंप्लीट नहीं था और ऊपर से फ्लोरीन आकर और इलेक्ट्रॉन क्लाउड विड्रॉ कर रहा है। आप ही लोग बताओ ना, ये कंडीशन उसके स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया है कि खराब चीज है? स्टेबिलिटी बढ़ाने वाला फैक्टर है कि स्टेबिलिटी घटाने वाला फैक्टर है? स्टेबिलिटी। तो इसके केस में क्यों ये वाला सबसे कम, उसके केस में क्यों वो वाला सबसे ज्यादा है? इसका जवाब है आप लोगों के पास? पक्का? सब लोग आगे बढ़े, है ना? आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग, तो जानते हो बेटा, कार्बीन के बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में भी अंतर होता है। कार्बीन का बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में भी अंतर होता है, ठीक है? इनका जो बॉन्ड, अगर ये हाइड्रोजन हो, अगर ये हाइड्रोजन हो तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है ना, किसमें? सिंगलेट कार्बिन में जो बॉन्ड एंगल हुआ करता है, जानते हो बेटा, ट्रिपलेट कार्बिन में अगर ये डाई हाइड्रोजन कार्बिन हो तो इसके केस में जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल होता है, वो 11th 12 लेवल की जो किताबें हैं उन्होंने बॉन्ड एंगल इसका 180 डिग्री में लिख रखा है। ट्रिपलेट कार्बिन में ये वाला बॉन्ड एंगल कितना लिख रखा है? 180 डिग्री। 180 डिग्री होता नहीं है। जो भी रेफरेंस बुक है, जो भी स्टैंडर्ड बुक है, उनका कहना है कि यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल 140 से लेके 150 डिग्री के रेंज में होता है, 180 नहीं होता है। यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होता है? 140 से लेकर कितना? 150 डिग्री हुआ करता है। और यहाँ का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कितना? बोलो कोई? बॉन्ड एंगल, सॉरी, यहाँ का जो बॉन्ड एंगल हुआ करता है वो हुआ करता है 103 डिग्री। यहाँ का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना? 103 डिग्री, ठीक है? अरे बेटा, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ होता है, कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.12 एंगस्ट्रम। और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है, कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ हुआ करता है वो हो जाता है 1.12 एंगस्ट्रम। ये कार्बन हाइड्रोजन में भी थोड़ा सा अंतर होता है। जाओ, दोनों जगह इतना ही लिख दिए। 1.03 होगा वहां पर, वहां का बॉन्ड लेंथ जो हो जाता है वो कितना हो जाता है? यहाँ का जो हो जाता है वो 1.03 एंगस्ट्रम हो जाता है, 1.03 एंगस्ट्रम हो जाता है, ठीक है? तो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये इतना कहानी समझ में आ गया? कार्बिन के बारे में बेसिक चीज पता हो गया? कौन ज्यादा स्टेबल है, डाई हेलो में कौन ज्यादा स्टेबल, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ पे क्वेश्चन पूछा जाए तो ना हो जाएगा। जिन लोगों को हल्का हल्का सर्दी है वो लोग भी, और बाकी लोग भी ध्यान से सामने देख रहे हैं, सब लोग, है ना विकास बाबू? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग कार्बिन के डिस्कशन में आगे चलते हैं। कार्बिन के डिस्कशन में आगे बढ़ा जाए, ठीक है? हम लोग कार्बिन में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कार्बिन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे बात करने के लिए। कार्बिन बनता कैसे है? तो कार्बिन का क्या चीज? तो कार्बिन का मेथड्स ऑफ क्या चीज? प्रिपरेशन। सुनना बेटा, ध्यान देना। कार्बिन हम लोगों को जितना रिएक्शन पढ़ना है, उन रिएक्शनों में सबसे पहला जो बनने का तरीका है वो ये है, आप क्लोरोफॉर्म ले लीजिए। क्या चीज ले लीजिए? क्लोरोफॉर्म। और उसको सूंघना शुरू मत कर दीजिएगा। क्लोरोफॉर्म को सूंघने से हल्का सा बेहोशी आ जाता है, ठीक ना? हाँ, अनकॉन्शियस स्टेज में पहुंच जाएंगे। आप क्लोरोफॉर्म ले लीजिए। आप लोगों को याद है जिस दिन कार्बेनायन पढ़ा रहे थे उस दिन बोले थे कि क्लोरोफॉर्म का ये वाला हाइड्रोजन थोड़ा सा एसिडिक होता है, नहीं बता रहे थे? क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन हटने के कारण बनने वाला एनायन स्टेबलाइज हो जाता है। क्या चीज के द्वारा? बैक बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है, याद करो। तो क्लोरोफॉर्म का ये वाला हाइड्रोजन लिटिल बिट एसिडिक है नेचर में।
अरे बेटा, अगर ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है तो इसको जैसे ही हम लोग बेस में घोलेंगे, इसको जैसे ही हम लोग बेस के कांटेक्ट में लाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? ये बेस इसके हाइड्रोजन को हटा रिमूव कर देगा। बेस अगर इसके हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया तो इधर कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? देख तो, ये Cl, ये Cl, ये Cl और यहाँ कैसा चार्ज? माइनस। सुन बेटा, सुनना सब लोग। ये निगेटिव चार्ज आने के बाद क्या होगा? यह निगेटिव चार्ज आने के बाद ये सेंटर का सॉल्वेशन होगा। आप लोग को बताए थे ना, सॉल्वेशन एनर्जी सॉल्वेशन होता है। ये सेंटर का जैसे ही सॉल्वेशन होगा तो ढेर सारा एनर्जी जनरेट होगा, और वो एनर्जी जनरेट होने से क्या होगा? वो एनर्जी जनरेट होने से तीनों में से कोई एक बॉन्ड टूट जाएगा। सुनो ना, यहां से जब हाइड्रोजन गया तो इलेक्ट्रॉन देता हुआ गया, लेकिन जब ये क्लोरीन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन लेता हुआ। अच्छा, ये क्लोरीन क्यों टूटकर निकल रहा है, ये बात समझ रहे हो सभी लोग? निगेटिव चार्ज डेवलप होने के बाद यहाँ क्या होने जा रहा है? सॉल्वेशन, एंड दैट सॉल्वेशन इज गोइंग टू प्रोड्यूस एनर्जी विच विल इफेक्टिवली डिसोसिएट दिस बॉन्ड। तो ये बॉन्ड अगर टूटकर यहाँ से निकला तो ये वाला ऑर्बिटल खाली, कार्बन इलेक्ट्रॉन देकर गया है, बाकी के दो वैलेंसी से लगा हुआ क्लोरीन। माय डियर, यहाँ पर ये क्या चीज बन गया? यह डाइक्लोरोकार्बीन में कन्वर्ट नहीं हो गया, ये कन्वर्ट हो गया है कौन से चीज में? तो यह कन्वर्ट हो गया है डाइक्लोरोकार्बीन में। ये कन्वर्ट हो गया है किस चीज में? डाइक्लोरोकार्बीन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक बात। दूसरा, तो कभी भी आज के बाद याद रखना, कभी भी क्लोरोफॉर्म को बेस में घोलकर कोई भी रिएक्शन करवाओगे, कभी भी क्लोरोफॉर्म को बेसिक मीडियम में घोलकर कोई भी रिएक्शन करवाओगे तो पहले वो कन्वर्ट होगा कार्बीन में, फिर कोई और रिएक्शन करेगा। ठीक है? अरे बेटा, कार्बीन बनने के जो दूसरे रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है डाईएजोमीथेन। कौन सा मॉलिक्यूल हमने बोला? डाईएजोमीथेन। डाईएजोमीथेन का नाम सुने हो? आज से पहले हम पहले भी बोले हैं, जब ये सर कोई चीज पूछ रहे हो तो सबसे सेफ गेम है कि ना सर, ना सुने हैं तब ना आपके पास पढ़ने आए हैं। सुनिए लेते तो फिर जहां बोले कि ना उसी समय सर ये झटाक, उसका कान मुंह एकदम जो है हर नस उसका एक्टिव हो जाए। तो डाईएजोमीथेन का फॉर्मूला होता है, डाईएजोमीथेन का फॉर्मूला होता है CH2N2। ये फॉर्मूला होता है क्या चीज का? डाईएजोमीथेन। जानते हो, एजो शब्द यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन ए मॉलिक्यूल। एजो मीन्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। दो नाइट्रोजन होने के कारण डाईएजो, एक कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, दैट्स फॉर इट इज ए मीथेन, डाईएजोमीथेन। उम्मीद है याद रहेगा। हमको इसका स्ट्रक्चर बताने में भी बड़ा जिज्ञासा है कि इसके स्ट्रक्चर भी आप लोगों को ध्यान में रहे। सुनो, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है यहाँ हम बताते चलते हैं। जैसे देखो, ये कार्बन है, कार्बन के पीछे दो हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है जी? अब जानते हो बेटा हुआ क्या है, एक यहाँ पर करो क्या कि एक डबल बॉन्ड इसको डाल दो, एक डबल बॉन्ड इसको डाल दो, तो कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, उसके 4 बॉन्ड हो गए। पर इस नाइट्रोजन को जरूरत से एक बॉन्ड ज्यादा हो गया और इस नाइट्रोजन को जरूरत से एक बॉन्ड कम हुआ। उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस चार्ज डाल देते हैं। ठीक है? ये ऐसा, ये पहला स्ट्रक्चर। और इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, अगर ये निगेटिव चार्ज यहाँ और ये यहाँ आ जाए, अगर ये निगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड के रूप में, माने इन दोनों के बीच में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, और ये यहाँ हो जाए, माने इन दोनों के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाए, तो उधर का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? देखो तो उधर का स्ट्रक्चर दिखेगा CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड N और ट्रिपल बॉन्ड N। अरे बेटा, इसका बॉन्ड यहाँ आ जाने के कारण इस पर चार्ज खत्म।
व्हाट अबाउट दिस नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के पहले भी 4 बॉन्ड थे और अभी भी, तो इसके प्लस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डाईएजोमीथेन के यही 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। डाईएजोमीथेन के यही क्या होते हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आप लोग रेजोनेंस पढ़ चुके हो, अगर आपसे कहा जाए कि डाईएजोमीथेन के ये जो दोनों स्ट्रक्चर है, इन दोनों स्ट्रक्चर में से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है कि ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, बताओ। डाईएजोमीथेन का ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है रेजोनेंस के हिसाब से? क्यों? हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिव सेंटर पर निगेटिव चार्ज रिलेटिवली फेवरेबल कंडीशन है। यहाँ पॉजिटिव तो दोनों जगह नाइट्रोजन पर है, लेकिन यहाँ पर इस एक नाइट्रोजन पर प्लस तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। जो फैक्टर डिफरेंट है वो क्या है? एक बार यहाँ कार्बन पर कोई चार्ज नहीं, नाइट्रोजन पर निगेटिव है, एक यहाँ कार्बन पर निगेटिव है। रेजोनेंस में आप लोगों को बताए थे कि निगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव सेंटर पर हो तो यह स्टेबिलिटी के लिए सुखद कंडीशन है। अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा? पहला वाला। तो ज्यादा देर तक डाईएजोमीथेन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? पहले वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। डाईएजोमीथेन अगर ज़्यादा देर तक पहले वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है। और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाने पर होता क्या है जानते हो? ये इतना चीज निकल जाता है N2 बनकर, ये इतना चीज निकल जाता है क्या बनकर, और ये वाला पार्ट रह जाता है क्या बनकर? CH2। इस तरह से बना हुआ कार्बिन ट्रिपलेट होता है। इस तरह से बना हुआ कार्बिन क्या होता है? ये CH2 ऐसे दिखा देते हैं, अब प्लस वहां क्या बनकर निकल गया? N2 बनकर निकल गया। याद रहेगा, आज के बाद देखना कभी भी कहीं भी कोई रिएक्शन में डैश दिया हुआ हो और डैश के ऊपर में CH2N2 हो और नीचे एक्शन ऑफ हीट हो, ये कॉम्बिनेशन आपको इस रिएक्टेंट को क्या चीज से रिएक्शन करवाने के लिए कह रहा है, ये बात समझ में आ रहा है? यह कॉम्बिनेशन क्या प्रोवाइड करवाने जा रहा है? तो यह कॉम्बिनेशन जो है प्रोवाइड करवाने जा रहा है क्या चीज? कार्बीन। और जो भी रिएक्टेंट है आपको उस रिएक्टेंट को असल में कार्बीन के साथ रिएक्शन करवाना है। बढ़िया, यहां तक सब कुछ ठीक ठाक? पक्का? चलिए, तो डाईएजोमीथेन को अगर हीट कर दें तो ये भी प्रोवाइड करवाता है क्या चीज? डाईएजोमीथेन को हीट कर दें तो ये भी प्रोवाइड करवाता है कार्बीन। दूसरा, अरे बेटा, तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जानते हो, एक तरह का मॉलिक्यूल ही होता है, एक तरह का मॉलिक्यूल होता है कीटीन। कीटीन इज ए नेम ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। कीटीन, कीटीन, KETENE, कीटीन। कीटीन हम लोग बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। दिस मॉलिक्यूल इज नेम्ड एज कीटीन। ठीक है। एसीटोन को, कौन सा मॉलिक्यूल? एसीटोन को H2SO4 के साथ 700 डिग्री C से ज्यादा टेम्परेचर पर हीट कर दूं। When acetone is heated with H2SO4, even higher temperature than 700 डिग्री C, तो वो कीटीन में कन्वर्ट हो जाता है। This is कीटीन। ओके। और कीटीन को लेकर अगर हम लोग हीट करना शुरू करें, कीटीन बन गया है, उसके बाद इसको हीट करना शुरू करें, तो यहां से ये बॉन्ड टूटकर वो पार्ट कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर और ये पार्ट क्या बनकर निकल जाता है? यह पार्ट निकल जाता है CH2 और वो पार्ट निकल जाता है क्या बनकर? ठीक है जी। चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोले डाई आइडोमीथेन ले लो, CH2I2, डाई आइडोमीथेन, और इसको रिएक्शन करवा दो जिंक डस्ट के साथ। इसका रिएक्शन करवा दो क्या चीज के साथ? जिंक डस्ट के साथ। अरे बेटा, ये जिंक दोनों आयोडीन लेकर अलग हट जाता है और इसको भी बदल देता है क्या चीज में? कार्बीन। प्लस वो बदल जाता है क्या चीज में? CH2I2 में बदल जाता है। तो इस तरह से भी कार्बीन जनरेट होता है। कार्बीन कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में एक और तरीका दिया रहता है जो बड़ा विचित्र सा तरीका है, ध्यान देना।
एक मॉलिक्यूल होता है, तो यह एक मॉलिक्यूल है आपके सामने, ठीक है। जानते हो बेटा, इस मॉलिक्यूल को अगर हीट कर दिया जाए तो होता क्या है कि यह बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों होमोलिटिकली टूट जाएगा। आपको याद है ना, बताए हैं बार बार, किसी भी बॉन्ड के टूटने के बाद बना फ्री रेडिकल अगर स्टेबल हो तो वो बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी कम होता है। अरे बेटा, 3 मेंबर रिंग ये तो वैसे ही अनस्टेबल है, कमजोर है। अगर इसको हीट करेंगे तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूटेगा और दोनों पर जो एक एक फ्री रेडिकल बनेगा वो फ्री रेडिकल मिलकर यहाँ क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड। जैसे ही वहां पर वो पाई बॉन्ड बना, ये बीच वाला रिंग भी क्या हो जाएगा, ये बीच वाला रिंग भी एरोमेटिक नहीं हो जाएगा। ध्यान देना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये 6 मेंबर का रिंग, ये एरोमेटिक। ये असल में क्या चीज हो गया, ये फेनेंथ्रीन नहीं हो गया। तीनों बेंजीन रिंग एक सीध में होता तो एंथ्रासीन, 2 बेंजीन रिंग एक सीध में या तीसरा उससे अलग, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल हो जाता है, फेनेंथ्रीन। तो इसको भी अगर हम लोग हीट करते हैं तो यह इधर कन्वर्ट हो जाता है कौन सा मॉलिक्यूल में, यह इधर कन्वर्ट हो जाता है, ये इधर कन्वर्ट हो जाता है फेनेंथ्रीन में। और जो हमारा ऊपर वाला कार्बन था, जो हमारा ऊपर वाला कार्बन था वह निकल गया है क्या बनकर, वो निकल गया है कार्बीन बनकर। तो इतना तरीका है जिसके द्वारा कार्बीन बना करता है। कार्बीन बनाने वाला रिएक्शन हम लोग कौन कौन सा देखे, थोड़ा बहुत ध्यान में रह गया, कौन कौन सा। पहला रिएक्शन हम लोग देखे थे कि क्लोरोफॉर्म को अगर हम लोग बेस से रिएक्शन करवाएं तो कार्बिन डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। दूसरा वाला क्या देखे थे, याद है क्या, डाइएजो मीथेन को हीट कर दें तो भी कार्बिन बना करता है। तीसरा वाला क्या देखे थे बेटा, कीटीन को अगर हीट कर दिया जाए तो ये भी कार्बिन बनाया करता है। चौथा वाला रिएक्शन क्या देखे थे, डाइआइडोमीथेन को जिंक डस्ट से रिएक्शन करवा दो तो भी कार्बिन बन जाता है। और चौथा वाला देखे थे ये, तो ये वाला देखने में जैसे देखो कोई भी रिएक्शन अगर दे दे, यहाँ पर कोई रिएक्टेंट हो, बीच में ये इतना बड़ा चीज हो, यहाँ एक्शन ऑफ हीट दे दे, इतना बड़ा चीज देखते ही बीपी ना बढ़ जाए कि हाय राम, ये रिएक्शन में किया क्या गया है। तो इतने बड़े मॉलिक्यूल का काम एक ही है, क्या काम है, कार्बिन प्रोड्यूस करना, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का काम क्या है, कार्बिन प्रोड्यूस करना। हाँ, टेस्ट में या एग्जाम में इतना बड़ा मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो बड़ा विचित्र सा हो जाए, जबकि काम इसका बहुत आसान सा है। तो कार्बिन बनने के इतने तरीके होते हैं या इतना प्रोसेस होता है जो हम लोग चर्चा कर रहे थे। इससे आगे का डिस्कशन अगले वीडियो में करते हैं।